रजनी हैरानी के साथ पूछती है। क्या कहा? यक्षिणी ने तुझे जिंदा छोड़ दिया था, पर क्यों? वंदना अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, वो मैं तुझे नहीं बताऊंगी। रजनी ने अपने एक हाथ में वंदना की पुतली पकड़ कर रखी हुई थी। उसने अपने दूसरे हाथ से वंदना की पुतली की गर्दन को कसकर पकड़ते हुए कहा, क्या कहा? नहीं बताएगी? रुक, अभी मजा चखाती हूँ तुझे। मैं भी देखती हूँ तू कैसे नहीं बताती है। वंदना दर्द से कराहते हुए कहती है, मेरी गर्दन। वंदना को तड़पते हुए देखकर रजनी खुश होने लगती है। रजनी हंसते हुए कहती है, नहीं बताएगी तो मत बता, फिर अब मर। इतना कहकर रजनी और कसकर वंदना की पुतली की गर्दन को मरोड़ने लग जाती है। वंदना दर्द से कराहते हुए कहती है, आह, आह। अमोदिता रजनी को मना करते हुए कहती है, माँ ये तुम क्या कर रही हो? ऐसा मत करो, रुक जाओ। रजनी गुस्से के साथ अमोदिता से कहती है, तू अपना मुंह बंद रख नालायक। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। अमोदिता एकदम चुप हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो भी वंदना की तरह ही असहाय थी, जिसके हाथ खुले होने के बावजूद बंधे हुए थे। रजनी बड़े प्यार से वंदना की गर्दन को सहलाते हुए कहती है, बोल, उस रात को क्यों यक्षिणी ने तुझे जिंदा छोड़ दिया था? बताती है या अलग कर दूं तेरी गर्दन तेरे धड़ से? वंदना दर्द से कराते हुए रजनी को समझाते हुए कहती है, मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती, मेरी बात समझने की कोशिश कर। रजनी पलट कर कहती है, क्यों कुछ नहीं बता सकती? वंदना गहरी सांस लेते हुए कहती है, क्योंकि मैंने यक्षिणी से बिसाहा किया है। अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, ये बिसाहा क्या होता है? वंदना कुछ कहती उससे पहले ही रजनी जवाब देती है, बिसाहा एक प्रकार से सौदे का एक नया रूप है जिसमें दो लोग आपस में वादा करते हैं, और यदि वो उस वादे पर कायम नहीं रहते तो बिसाहा के नियम के अनुसार उसकी मौत हो जाती है। जिसने वादा तोड़ा हो यानी बिसाहा तोड़ा हो। रजनी तो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यक्षिणी ने वंदना के साथ बिसाहा किया था। रजनी वापस से वंदना से रूबरू होते हुए कहती है, सच बोल, क्या तूने सच में यक्षिणी के साथ बिसाहा किया था? वंदना गुस्से से कहती है, हाँ, मैंने सच में यक्षिणी के साथ बिसाहा किया था। मैं सौदाइन हूँ, सच्ची सौदाइन, तेरी तरह झूठी नहीं। रजनी वंदना की आंखों में देखते हुए पूछती है, क्या बिसाहा किया था तूने यक्षिणी के साथ? वंदना लंबी लंबी आह भरते हुए जवाब देती है, मैंने यक्षिणी के साथ बिसाहा किया था कि मैंने ग्रेवयार्ड कोठी के कमरे में उस रात जो भी देखा था वो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इसके बदले में उसने मेरी जान बख्श दी। रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, ऐसा क्या देख लिया था तूने उस रात ग्रेवयार्ड कोठी में? वंदना ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, मैंने कहा ना, मैंने यक्षिणी से बिसाहा किया था, मैं कुछ नहीं बता सकती उस बारे में। रजनी वापस से वंदना की पुतली के गर्दन पर अपनी उंगली फेरते हुए कहती है, भूल मत, तेरी जान अभी भी मेरे हाथ में है, और अगर तूने मुझे पूरी बात नहीं बताई तो मैं अभी तुझे मार दूंगी। वंदना नर्म लहजे से कहती है, पर रजनी, अगर मैंने तुझे पूरी बात बता दी तो बिसाहा टूट जाएगा और फिर वो यक्षिणी मुझे छोड़ेगी नहीं, वो मार देगी मुझे। रजनी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, वो यक्षिणी तो तुझे बाद में मारेगी, पर उससे पहले मैं तुझे मार दूंगी। अब तू सोच ले, तुझे किसके हाथों मरना है, मेरे या यक्षिणी के? वंदना के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बड़ी दुविधा में फंस गई थी। वंदना इतनी कमजोर पड़ गई थी कि कुछ कर भी नहीं पा रही थी। वो जानती थी जब तक रजनी के हाथ में उसकी पुतली थी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। रजनी गुस्सा जाहिर करते हुए कहती है, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं, बोल जल्दी, उस रात क्या देखा था तूने ग्रेवयार्ड कोठी में? बोलती है या तोड़ दूं गर्दन? आज मैं सारे राज जानकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी तो जानूं कि ऐसा क्या हुआ था जिस कारण तुझे पागल बनने का नाटक करना पड़ा। अमोदिता भी जानना चाहती थी कि आखिर 13 साल पहले उस रात ग्रेवयार्ड कोठी में क्या हुआ था, इसलिए वो इस बार चुपचाप खड़ी रहती है, बीच में दखल नहीं देती है। रजनी वंदना को घूरते हुए कहती है, जल्दी अपना मुंह खोल वरना। इतना कहकर रजनी चुप हो जाती है। वंदना मन ही मन सोचती है, ये रजनी पागल है, ये उस रात का राज जानने के लिए कुछ भी कर सकती है, मुझे मार भी सकती है। लगता है मुझे इसे सच बताना ही पड़ेगा कि उस रात मैंने ग्रेवयार्ड कोठी में क्या देखा था। वंदना हड़बड़ाहट के साथ कहती है, बताती हूँ, अब सब बताती हूँ। वंदना के इतना कहते ही रजनी वंदना की पुतली पर पकड़ ढीली कर देती है। वंदना गहरी सांस लेते हुए कहती है, जब मुझे पता चला कि मेरे विराट की जान उस यक्षिणी ने ली है तो मैं अपना आपा खो चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यक्षिणी को मार कर ही रहूंगी, और मुझे पता था अमावस्या या पूर्णिमा के पहले मुझे यक्षिणी कहाँ पर मिलेगी।
इसलिए जैसे ही मुझे मौका मिला मैं बिना किसी को बताए हवेली से निकल गई ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए। रजनी और अमोदिता को उस रात के बारे में बताते बताते वंदना की आंखों के सामने वही पल गुजरने लग जाता है जब वो विराट की मौत का बदला लेने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी जा रही थी। आधी रात बीत चुकी थी और वंदना हड़बड़ाहट के साथ कालाझाड़ी जंगल पार कर रही थी। वो अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ा रही थी। कालाझाड़ी जंगल में चलती हुई तेज तेज हवाएं जब भी घने पेड़ों के बीच से होकर गुजरती थीं, तो ऐसा लगता था जैसे कोई आपस में फुसफुसा रहा हो। डर का मंजर कालाझाड़ी जंगल में फैले अंधेरे में से कायम था। वंदना बड़े ही साहस के साथ अपने हाथ में एक आम चाकू पकड़े हुए अकेले कालाझाड़ी जंगल को पार कर रही थी। वंदना के हाव भाव देखकर पता चलता था कि डर क्या होता है वो उसे पता ही नहीं हो। उसे डर का पता चलता भी कैसे? जब आप किसी अपने को खो देते हो तो आपके अंदर का सारा डर खत्म हो जाता है। वंदना के दिमाग में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया था कि यक्षिणी एक डायन थी और वो इस आम चाकू से नहीं मरने वाली थी, लेकिन उसके अंदर बस यक्षिणी को मारने का जुनून सवार था। वंदना बदले की आग में अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद से कहती है, मैं उस यक्षिणी को छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी उसे। उसने मेरे विराट को मारा, अब मैं उसे मारूंगी। मुझे पता है वो यक्षिणी इस वक्त ग्रेवयार्ड कोठी में ही होगी। आज मैं उसे उसकी ग्रेवयार्ड कोठी में ही खत्म कर दूंगी उसे। यही सब बड़बड़ाते हुए वंदना लगातार अपने कदम आगे बढ़ाई जा रही थी। बदले की आग वंदना को ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ खींचे ले जा रही थी। कुछ ही देर में कालाझाड़ी जंगल के अंधेरे को चीरते हुए वंदना ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंच जाती है। ग्रेवयार्ड कोठी कालाझाड़ी जंगल से ज्यादा खौफनाक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समस्त काली शक्तियां ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर मंडरा रही हो। वंदना देखती है कि ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा लगा हुआ था। दरवाजा खटखटाने के लिए जैसे ही वो दरवाजे को छूती है उसे एहसास होता है कि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। वंदना एकदम आहिस्ते से दरवाजे को धक्का देती है जिससे दरवाजा बिना किसी आवाज के साथ खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही वंदना को चमेली के फूलों की महक आने लग जाती है। वंदना मन ही मन सोचती है, ये तो चमेली की महक है। इतना कहकर वंदना ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर अपना पहला कदम रखती है। कदम रखने के साथ ही चमेली के फूलों की महक बढ़ने लग जाती है। चमेली के फूलों की महक इस कदर आ रही थी कि वंदना के मन में जितना क्रोध और घृणा थी सब एक पल में लुप्त हो गई थी। उस महक में एक नशा सा था, प्यार का नशा, और प्यार आपको सब कुछ भुला देता है। वंदना के साथ भी ठीक कुछ इसी तरह हुआ था। वो भूल गई थी कि वो किस मकसद से ग्रेवयार्ड कोठी आई थी। महक बढ़ने के साथ ही उसके अंदर प्यार का नशा बढ़ने लग जाता है और अपने आप उसके हाथ से चाकू छूटकर फर्श पर गिर जाता है। पर वंदना का इस चीज पर ध्यान नहीं जाता है। चमेली के फूलों की महक में वो मदहोश हो गई थी। उसके अंदर की काम वासना जागृत होने लग गई थी। जैसे जैसे महक बढ़ते जा रही थी उसके अंदर का नशा बढ़ते जा रहा था। वंदना को महसूस होता है कि चमेली के फूलों की खुशबू ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। वंदना बिना किसी आवाज के सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने लग जाती है। जब वो ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि चमेली की महक रूम नंबर 666 के बगल में जो कमरा था वहां से आ रही थी। ये वही कमरा था जिसमें प्रेजेंट में युग रह रहा है। वंदना रूम नंबर 666 के बगल वाले कमरे के पास पहुंच जाती है और वो देखती है कि उस कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वंदना बिना दरवाजे को खोले ही गैप में से झांक कर देखने लग जाती है कि कमरे के अंदर क्या चल रहा था। जब वंदना कमरे के अंदर झांकती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। कमरे के अंदर अनुराग बिस्तर पर निर्वस्त्र पड़ा हुआ था। वो जागा था या सोया ये वंदना को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अनुराग के बदन के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी, वो भी पूरी तरह निर्वस्त्र अवस्था में। उस औरत के लंबे घने बाल थे जो उसकी नग्न पीठ के नीचे तक जा रहे थे। उस औरत का मुंह दूसरी तरफ था, जिस कारण वंदना को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस औरत का बदन इतना मनमोहक और दिलकश था कि उसने वंदना के अंदर भी काम वासना जगा दी थी। एक पल के लिए तो वंदना का मन भी उस औरत के साथ सोने के लिए हो गया था। बिस्तर पर ही एक नेट की काली साड़ी पड़ी हुई थी। ये वही साड़ी थी जो इस अमावस्या की रात शालिनी ने पहनी थी, जो उसे युग की माँ की अलमारी में से मिली थी। वो औरत अनुराग के सीने पर हाथ फेरते हुए बड़े ही प्यार से कहती है, मेरी प्यास तुम ही बुझा सकते हो अनुराग। तुम्हारे अंदर ही वो ताकत है जो किसी में नहीं। आओ आओ अनुराग, मेरी प्यास बुझाओ अनुराग। इतना कहकर वो औरत अनुराग के सीने को चूमने लग जाती है। उस औरत की आवाज सुनकर वंदना इतना तो समझ गई थी कि इस वक्त अनुराग जिस औरत के साथ था वो उसकी पत्नी चित्रा तो बिल्कुल नहीं थी।
क्योंकि उसकी पत्नी चित्रा काफी महीने पहले उसे छोड़कर जा चुकी थी। इस वक्त अनुराग किसी पराई स्त्री के साथ था। वो औरत लगातार अनुराग के सीने को चूमते जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अनुराग के अंदर की कामवासना को बढ़ा रही हो। वो औरत अनुराग के सीने को चूमते हुए गाना गाने लग जाती है। ये तन भी मेरा है, ये मन भी मेरा है, ये तन भी मेरा है, ये मन भी मेरा है, तुझे छूने का हक, तुझे छूने का हक सिर्फ मेरा है। लबों से लब लग कर प्यास बुझेगी, आज मेरे अंदर की आग बुझेगी। यही सब कहते हुए वो औरत संभोग करने के लिए तैयार हो जाती है। अनुराग के बदन को देखकर लग रहा था जैसे उसने अपना पूरा बदन उस औरत के हवाले कर दिया हो। वो जो उसके साथ करना चाहे कर सकती थी। वो औरत अनुराग के साथ संभोग करने लग जाती है। संभोग करने के साथ ही कमरे के अंदर चमेली के फूलों की महक बढ़ने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो महक उस औरत के बदन में से निकल रही हो, वही उस महक का केंद्र बिंदु हो। वो औरत अनुराग के साथ में संभोग करने में पूरी तरह लीन हो चुकी थी और वंदना ये सब देखने में लीन हो चुकी थी। वो औरत अनुराग के बदन पर ऊपर नीचे हो ही रही थी कि तभी उसे किसी चीज का एहसास होता है और वो रुक जाती है। वंदना मन ही मन सोचने लग जाती है, ये रुक क्यों गई? देखते देखते उस औरत का बदन लाल पड़ने लग जाता है, जैसे उसे गुस्सा आ रहा हो। उसके बाल नागिन की तरह हिलते हुए नीली रोशनी में चमकने लग जाते हैं, जिसे देखकर वंदना की आंखें चौंधी आ जाती हैं। वो समझ जाती है कि उसके सामने कोई आम स्त्री नहीं बल्कि एक मायावी स्त्री थी। उस औरत के बदन में से आग की लपटें निकलने लग गई थी। वो औरत पूरी तरह अपना सिर गोल घुमा लेती है और गुस्से के साथ वंदना की तरफ देखने लग जाती है। जब वंदना गुस्से से भरा उस औरत का चेहरा देखती है तो उसके अंदर की सारी काम वासना गायब हो जाती है। उस औरत की आंखों की पुतली नीले रंग में चमकने लग गई थी। वंदना समझ गई थी कि वो औरत कौन थी। वो हकलाते हुए कहती है, ये तो यक्षिणी है। अनुराग के साथ यक्षिणी संभोग कर रही थी। वो यामिनी की तरह दिखती थी। यक्षिणी वंदना को गुस्से के साथ घूरे जा रही थी। कुछ देर पहले कमरे के अंदर जो चमेली के फूलों की महक आ रही थी वो गायब हो चुकी थी और अब वो महक सड़ी हुई लाश की गंध में तब्दील हो चुकी थी, जिस कारण वंदना पर का सम्मोहन खत्म हो गया था और उस पर वापस से यक्षिणी को मारने का जुनून सवार हो गया था। वंदना अपने हाथ में चाकू टटोलने लग जाती है। तभी उसे याद आता है कि चाकू तो वह पहले ही ग्रेवयार्ड कोठी की दहलीज पर गिरा चुकी थी। चाकू लेने के लिए वंदना तुरंत वहां से भागने लग जाती है। हड़बड़ाहट के कारण उसका पैर फिसल जाता है, पर जैसे तैसे करके वो अपने आप को संभालती है और खड़े होकर वापस से दरवाजे के पास जाने लग जाती है। उसे दरवाजे पर गिरा चाकू दिखाई देने लग जाता है। वो अभी दरवाजे के पास चाकू उठाने के लिए नीचे झुकी ही थी कि तभी चाकू उठाने से पहले वहां पर यक्षिणी पहुंच जाती है। यक्षिणी ने वही काली नेट की साड़ी पहनी हुई थी जो कुछ देर पहले बेड पर रखी हुई थी। अब उसके बाल खुले हुए नहीं थे बल्कि बंधे हुए थे, जिसकी उसने चोटी बनाई हुई थी। सीढ़ियों से गिरने के कारण वंदना के सिर से खून निकलने लग गया था। यक्षिणी अपनी जीभ लंबी करके बाहर निकलती है और उससे वंदना के खून को चाटते हुए कहती है, कल तेरे पति का खून पिया था,